नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। अमेरिकी पनडुब्बी के हमले में ईरानी युद्धपोत डूबा, 87 मौतें। नौसैनिक अभ्यास में शामिल होकर भारत से लौट रहा था जहाज। श्रीलंका ने बचाव अभियान चलाकर 32 लोगों को बचाया। श्रीलंका के पास हिंद महासागर में एक ईरानी युद्धपोत पर अमेरिकी पनडुब्बी ने हमला किया, जिसमें कम से कम 87 लोगों की मौत की खबर है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि इन मामलों में एक सैन्य लक्ष्य पर किया गया था। श्रीलंका के अधिकारियों के मुताबिक जहाज पर करीब 180 लोग सवार थे और डूबने से पहले उसने मदद का संदेश भेजा था। ये जहाज हाल ही में भारत में हुए नौसैनिक अभ्यास में शामिल होकर लौट रहा था। हादसे के बाद श्रीलंकाई नौसेना और वायुसेना ने मिलकर बचाव अभियान चलाया। अब तक 32 लोगों को बचाया जा चुका है और घायलों का इलाज गाले के अस्पताल में चल रहा है। घटना श्रीलंका की समुद्री सीमा से बाहर हुई, लेकिन श्रीलंका राहत कार्य में पूरी मदद कर रहा है। भारत से लौट रहे ईरानी युद्धपोत पर अमेरिकी हमले के बाद देश में सियासी घमासान मच गया है। सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी को लेकर विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक्स पर लिखा कि भारत के अतिथि आइरिस देना को भारत के सामरिक आंगन में अमेरिका द्वारा टॉर्पीडो से उड़ा दिया गया, जबकि वो भारत द्वारा आयोजित इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू से घर लौट रहा था। सवाल ये है कि क्या नरेंद्र मोदी नैतिक साहस दिखाकर इसकी आलोचना करेंगे, ईरान के प्रति संवेदना व्यक्त करेंगे और श्रीलंका को बचाव तथा राहत प्रयासों में सहयोग देंगे, या इसके लिए भी वॉशिंगटन और तेल अवीव से अनुमति की जरूरत है। आप सांसद संजय सिंह ने लिखा, ये वीडियो मोदी की कायरता को हमेशा हमेशा के लिए दर्ज करेगा। भारत के बुलावे पर मिलन युद्धाभ्यास 2026 के लिए ईरान ने अपना जहाज भेजा था। महामहिम राष्ट्रपति जी के सामने इस जहाज की खूबियां भी बताई गई। इस जहाज को अमेरिका ने मार गिराया, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। हमारे मेहमान मारे गए और मोदी खामोश हैं। मोदी जी, दुनिया आपको हमेशा एक कायर, डरपोक और अमेरिकी पिछलग्गू के रूप में याद करेगी। भारत ने अमेरिकी दावे को फर्जी और गलत बताया। बयान डगलस मैकग्रेगर के इंटरव्यू से जुड़ा हुआ था। भारत ने उस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि अमेरिका ईरान पर हमले के लिए भारतीय बंदरगाहों का इस्तेमाल कर रहा है। ये दावा पूर्व अमेरिकी सैन्य अधिकारी डगलस मैकग्रेगर ने वन अमेरिका न्यूज नेटवर्क को दिए इंटरव्यू में किया था। उन्होंने कहा था कि अमेरिकी ठिकाने तबाह हो चुके हैं और अब नौसेना को भारत पर निर्भर होना पड़ रहा है। इस पर भारत का विदेश मंत्रालय तुरंत सामने आया और अपने फैक्ट चेक अकाउंट से बयान जारी कर इसे फर्जी और बेबुनियाद बताया। मंत्रालय ने साफ कहा कि ऐसे मनगढ़ंत दावों से बचा जाए। भारत ने साथ ही पश्चिम एशिया में चल रहे टकराव पर गहरी चिंता जताते हुए सभी पक्षों से संयम बरतने और आम नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की अपील की है। 99 यात्राएं, 78 देश, कुल खर्च 815 करोड़ रुपए। सबसे महंगी यात्रा अमेरिका की रही। औसतन हर 6 हफ्ते में एक विदेश दौरा। मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 99 विदेश यात्राएं की हैं और 78 देशों का दौरा किया है। इन यात्राओं पर सरकार ने करीब 815 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। महंगाई के हिसाब से देखें तो ये रकम आज के मूल्य पर करीब 1000 करोड़ रुपए बैठती है। मोदी ने कुल मिलाकर 352 दिन विदेश में बिताए हैं। औसतन वे हर 6 हफ्ते में एक बार विदेश जाते हैं। एक यात्रा करीब 3.5 दिन की होती है और खर्च लगभग 10 करोड़ रुपए आता है। तुलना करें तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 10 साल में 73 विदेश यात्राएं की थी। मोदी की सबसे महंगी यात्रा 2019 में अमेरिका की रही, जिस पर करीब 51 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। यूक्रेन खाड़ी देशों में विशेषज्ञ भेजने की योजना बना रहा है। यूएई, कतर, जॉर्डन और बहरीन से जेलेंस्की की बातचीत। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि उनका देश खाड़ी देशों में अपने विशेषज्ञ भेजने की तैयारी कर रहा है ताकि उन्हें ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों से बचाने में मदद मिल सके। जेलेंस्की के मुताबिक उन्होंने बीते 2 दिनों में संयुक्त अरब अमीरात, कतर, जॉर्डन और बहरीन के नेताओं से बातचीत की है। उन्होंने अपने मंत्रियों और सैन्य कमांडरों से सलाह लेकर ऐसे विकल्प तैयार करने के लिए कहा है जिससे यूक्रेन की अपनी सुरक्षा भी बनी रहे और इन देशों की मदद भी मिल सके। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन रोजाना मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना करता रहा है, इसलिए उसे पता है कि ऐसे हमलों से कैसे निपटा जाए। इसी अनुभव को अब वो अपने साझेदार देशों के साथ साझा करना चाहता है। 50,000 से ज्यादा एप्स्टीन फाइलें जल्द होंगी सार्वजनिक। कुछ दस्तावेज में ट्रंप पर पुराने आरोपों का जिक्र।
अमेरिका में जेफरी एप्स्टीन से जुड़े करीब 50,000 लापता दस्तावेज जल्द सार्वजनिक किए जाएंगे। ये फैसला ट्रंप की सरकार ने लिया है। बताया गया है कि इन फाइलों की दोबारा जांच की गई और अब इन्हें हफ्ते के अंत तक जारी किया जाएगा। इनमें 2019 में FBI को दी एक महिला की गवाही भी शामिल है, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि 1980 के दशक में एप्स्टीन ने उसकी मुलाकात ट्रंप से कराई थी। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है और ट्रंप पहले ही इन्हें गलत बता चुके हैं। डेमोक्रेट सांसदों का कहना है कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जानबूझकर कई फाइलें रोकी। कांग्रेस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है और अटॉर्नी जनरल से जवाब मांगा गया है। नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने की तैयारी, बिहार को मिलेगा बीजेपी का मुख्यमंत्री। 4 महीने पहले ही बिहार चुनाव जीतकर रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार अब राज्यसभा जाने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि उनके हटने से पहली बार बिहार में भारतीय जनता पार्टी का अपना मुख्यमंत्री बनेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश गुरुवार को पटना में नामांकन करेंगे, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। इधर नीतीश के बेटे निशांत की राजनीति में आने की भी चर्चा है और उन्हें सरकार में जगह मिल सकती है। बीजेपी की ओर से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को अगला मुख्यमंत्री भी माना जा रहा है, जबकि नित्यानंद राय का नाम भी चल रहा है। जेडीयू के कुछ नेताओं को डर है कि नीतीश के दिल्ली जाने से यह संदेश जाएगा कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया है। नीतीश लंबे समय से सत्ता में रहे हैं और गठबंधन बदलते हुए भी राज्य की राजनीति में केंद्र में बने रहे। रूस ने भारत को तेल सप्लाई बढ़ाने की पेशकश की। हॉर्मुज़ मार्ग बंद होने से भारत पर सप्लाई संकट का खतरा। रूस ने कहा है कि वो भारत को ज्यादा कच्चा तेल देने के लिए तैयार है, ताकि मध्य पूर्व में सप्लाई में आई रुकावट की भरपाई की जा सके। सूत्रों के मुताबिक करीब 95 लाख बैरल रूसी तेल जहाजों में भारतीय समुद्री इलाके के पास मौजूद है और कुछ हफ्तों में भारत पहुंच सकता है। भारत की बड़ी चिंता ये है कि उसके पास सिर्फ 25 दिन का ही तेल भंडार है। वहीं भारत का करीब 40% तेल आयात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से होकर आता है, लेकिन ईरान, अमेरिका, इस्राइल तनाव के बाद ये रास्ता लगभग बंद हो गया है। रूस भारत की जरूरत का 40% तक तेल देने को तैयार है। हालांकि अमेरिका चाहता है कि भारत रूसी तेल कम खरीदे। ट्रंप तो पहले ही कह चुके हैं कि भारत रूसी तेल खरीदना बंद करे, लेकिन भारत का कहना है कि वो हालात के हिसाब से सप्लाई बदलता रहेगा। नेपाल में युवाओं के आंदोलन के बाद पहला बड़ा चुनाव। पुराने नेताओं को युवा उम्मीदवारों से कड़ी चुनौती। 275 सांसद चुने जाएंगे, नतीजे धीरे धीरे आएंगे। नेपाल में आज चुनाव हो रहा है। ये पिछले साल हुए युवाओं के बड़े आंदोलन के बाद पहला चुनाव है, जिसमें सरकार गिर गई थी और कई लोगों की जान चली गई थी। तब से देश की कमान अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के हाथ में थी। इस बार मुकाबला पुराने नेताओं और नए युवा चेहरों के बीच में है। लोग अपने नेताओं से नाराज हैं, इसलिए नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। चुनाव आयोग ने दूर दराज और बर्फीले इलाके तक वोटिंग की पूरी तैयारी की है। संसद के निचले सदन के लिए 275 सदस्य चुने जाएंगे। नतीजे आने में कुछ दिन लग सकते हैं और अगर गठबंधन बनाना पड़ा तो और भी ज्यादा वक्त लग सकता है। तेहरान पर फिर इस्राएली हमला, मिलिट्री ठिकानों को बनाया गया निशाना। इस्राएल की सेना ने कहा है कि उसने ईरान की राजधानी तेहरान में एक बार फिर सिलसिलेवार हवाई हमले किए हैं। इस्राएल डिफेंस फोर्स IDF के मुताबिक ये हमले ईरानी सरकार के सैन्य ढांचे और ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए हैं। हालांकि सेना ने अभी तक ये साफ नहीं किया है कि हमला किन जगहों पर हुआ है और विस्तृत जानकारी बाद में दी जाएगी। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक बुधवार रात तेहरान में तेज धमाकों की आवाज सुनी गई। इससे पहले इस्राएली सेना ने दावा किया था कि वायुसेना ने पूर्वी तेहरान के एक बड़े कंपाउंड पर भारी हमला किया, जहां कमांड सेंटर और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े लोग मौजूद थे। लगातार हो रहे इन हमलों से इलाके में तनाव और डर का माहौल बना हुआ है। तेहरान में धमाकों से जनाजा कार्यक्रम टला। मुज्तबा खामेनेई उत्तराधिकारी के प्रबल दावेदार। हमलों में मरने वालों की संख्या 1000 से ऊपर पहुंची। ईरान की राजधानी तेहरान में नए धमाकों के बीच मारे गए सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के जनाजे की तैयारियों पर सवाल खड़े हो गए हैं। 86 साल के खामेनेई को शनिवार को इसराइल के हवाई हमले में मारा गया था। उनका शव बुधवार शाम एक बड़ी मस्जिद में रखा जाना था, लेकिन सरकारी मीडिया ने विदाई समारोह टालने की खबर दी। रॉयटर्स के मुताबिक खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई जिंदा हैं और उत्तराधिकारी बनने के सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। इस बीच
तस्निम न्यूज एजेंसी ने बताया है कि अमेरिका इस्राइल हमलों में अब तक 1045 लोगों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान ने संकेत दिया है कि वो ईरान के साथ चल रही जंग में खिंच सकता है। वजह है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच हुआ रक्षा समझौता। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने बताया कि उन्होंने ईरान को चेताया है कि वो सऊदी अरब पर ड्रोन या मिसाइल ना चलाए, क्योंकि दोनों देशों में रक्षा करार है। इस बीच ईरान के हमलों से और हालात बिगड़ गए हैं। रियाद में अमेरिकी दूतावास परिसर और एक बड़ी तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। सऊदी अरब ने कहा है कि वो जवाब देने का पूरा हक रखता है। पाकिस्तान के लिए मुश्किल ये है कि वहां बड़ी शिया आबादी है जो ईरान के साथ है और देश पहले से अफगान सीमा पर तनाव झेल रहा है। ऐसे में दो मोर्चों पर लड़ाई उसके लिए भारी पड़ सकती है। ट्रंप की युद्ध शक्तियां नहीं की जा सकती सीमित। बिल के लिए 47 और खिलाफ 53 वोट पड़े। अमेरिकी सीनेट में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की युद्ध से जुड़ी शक्तियों को सीमित करने के लिए लाया गया बिल पास नहीं हो पाया। इस बिल के पक्ष में 47 और विरोध में 53 सीनेटरों ने वोट दिया, यानी ये प्रस्ताव बहुमत नहीं जुटा पाया। अगर ये बिल पास हो जाता तो युद्ध से जुड़े किसी भी आदेश से पहले राष्ट्रपति को यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस की मंजूरी लेनी पड़ती। ये विधेयक हालिया संघर्ष के बाद लाया गया था। 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने भी अमेरिकी ठिकानों और इसराइल पर हमले किए। इस पूरे टकराव के बाद सीनेट में ये ऐसा पहला प्रयास था जो ट्रंप की शक्तियों पर लगाम लगाने में नाकाम रहा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.